नमस्कार दोस्तों। हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं और यहाँ पे हम आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसका नाम है स्मार्ट कार्यक्रम। ठीक है, इसी के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो हमारे एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आयुर्वेद हेतु स्मार्ट कार्यक्रम, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मंत्रालय का नाम है आयुष मंत्रालय। ठीक है, इसी मंत्रालय के तहत जो है दो प्रमुख संस्थान हैं। ये दो प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? एक है NCISM, इसको हम लोग बोलेंगे भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग। और दूसरा जो संस्थान है उसका नाम है CCRAS, इसको हम कहेंगे केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो ये जो दो संस्थान है, ये दो संस्थान प्रमुख रूप से आयुष मंत्रालय के ही तहत आते हैं और ये दोनों संस्थान मिलके इस कार्यक्रम को शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम का नाम है स्मार्ट कार्यक्रम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया है इसके पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, मूल रूप से आखिर इसे क्यों ऐसा शुरू किया गया है। तो हम लोग ये जानते हैं कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या जो है, उस जनसंख्या में अगर हम चिकित्सीय सुविधाओं को देखा जाए, तो अगर हम लोग प्रति 10,000 के हिसाब से एक डॉक्टर को भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तब भी कहीं न कहीं बहुत ऐसी आबादी जो है भारत की वो छूट जाती है, जिसे मूलभूत जो चिकित्सीय सेवाएँ हैं वो नहीं मिल पाती हैं। अगर इस संदर्भ में आयुर्वेद को हम बढ़ावा देंगे, तो कहीं न कहीं जो है वो आबादी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जिनके पास इतने बड़े रूप में अमाउंट नहीं है कि वो बड़े-बड़े हॉस्पिटल में जाके दवा कराएँ, तो उनके लिए आयुर्वेद कहीं न कहीं क्या है, एक अमृत के समान काम करेगा, जैसा कि हमारी आयुर्वेद में कहा भी गया है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद जो कॉलेज हैं और जो अस्पताल हैं, इन दोनों के माध्यम से क्या किया जाएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही है और इस उद्देश्य के तहत ही जो है कहीं न कहीं जो आयुर्वेद कॉलेज हैं, आप देखेंगे कि कई सारे कॉलेज भी अभी नए-नए यूनिवर्सिटी भी खोली गई हैं आयुर्वेद से रिलेटेड। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा भी कोविड-19 के दौरान जो है इसको बढ़ावा दिया गया था इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे। तो इन अस्पतालों को और कॉलेजों को क्या किया जाएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस स्मार्ट कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसका और क्या-क्या उद्देश्य हो सकता है इस आयुर्वेद को बढ़ावा देने के संदर्भ में, तो इसमें एक है कि मोटापा। आपको पता है कि बहुत ऐसे भारत की अधिकांश आबादी मोटापे का भी शिकार हो रही है। उसमें आयुर्वेद का हम यूज़ कर सकते हैं। मधुमेह मिलेट्स है, ठीक है? ऑस्टियो आर्थराइटिस है, आयरन की कमी वाली जो एनीमिया रोग है, जो ज़्यादातर महिलाओं में देखने के लिए मिलती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, सोर सोरायसिस है और सामान्यीकृत चिंता विकार है। इसके अलावा अभी हाल ही में बहुत चर्चा में भी रहा है गैर अल्कोहल फैटी लीवर। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा यूपीएससी के हिसाब से और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम से भी से हो सकता है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इन सभी स्वास्थ्य क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए जो है इसका उपयोग किया जा सकता है आयुर्वेद को। और इसमें क्या-क्या किया जा सकता है, तो नवीन अनुसंधान और तरीकों की पहचान किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा और प्रचार किया जाएगा। ठीक है, तो आयुर्वेद जो है ये जो नया स्मार्ट सिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये इन सारे संदर्भों में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक बहुत ही छोटा प्रश्न अगर कभी-कभार पूछ ले किसी एग्ज़ाम में, तो वो हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इसका मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है, स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ये हमारा स्मार्ट कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि और क्या ऐसे बिंदु हैं जो हमारे काम के आ सकते हैं। तो इसमें एक शब्द यूज किया गया है आयुष मंत्रालय, जिसमें आयुष का क्या मतलब है, आयुष किससे संबंधित है, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो आयुष जो है ये कहीं न कहीं आयुष जो है ये स्वास्थ्य देखभाल और उपचार,
इन दोनों की जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रणालियाँ हैं हमारे वहाँ, उसमें किन लोगों को शामिल किया जाएगा, किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, तो उसमें आयुर्वेद 1 नंबर पे आता है, ठीक है? ये जो स्वास्थ्य देखभाल है और उपचार, इनके संदर्भ में अगर हम देखें तो जो पारंपरिक रूप से और गैर पारंपरिक रूप से दोनों रूप से आयुर्वेद को शामिल किया गया है, योगा को शामिल किया गया है, प्राकृतिक चिकित्सा है उसको शामिल किया गया है, यूनानी को भी शामिल किया गया है, सिद्धि सिद्ध शामिल किया गया है, सोवा रिगपा शामिल किया गया है, होम्योपैथी, यानी इन सभी को आयुष मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में और उनके उपचार के पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रणालियों में इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है? तो क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ ले कि स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पारंपरिक और प्रणालियों या गैर पारंपरिक प्रणालियों में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी आदि शामिल हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारत की अधिकांश आबादी जो है कहीं न कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाती है। तो उसके संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो ये कह सकते हैं कि आम लोगों को कम लागत और तथा बढ़ते आर्थिक मूल्यों के कारण उनके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनने की काफ़ी संभावनाएँ जो है इसमें दिखती हैं। ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आयुर्वेद के तहत या आयुर्वेद के विकास के लिए सरकार ने कौन-कौन सी पहल जो है शुरू की है। तो उन पहलों में हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में आ जाए कि कौन-कौन से अभी हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से जो है सरकारी इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला जो है वो है राष्ट्रीय आयुष मिशन, ठीक है? दूसरा जो है वो है आहार क्रांति मिशन। और तीसरा है आयुष क्षेत्र पर एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया इस पे। अगला है ACCR पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आहार क्रांति मिशन, आयुष क्षेत्र पर नए पोर्टल, ACCR पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप। ये जो 4 पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है किसके संदर्भ में? आयुर्वेद के विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट अगर इस चैनल पे नए हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में। चूँकि अगर आप लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि इस तरीके के टॉपिक आपके बीच में लाऊँ, जो पूरे डिटेल्स में हो, संपूर्णता के साथ हो, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आए तो वो बाहर ना जा पाए। आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आयुर्वेद के विकास के लिए कई सारी मिशन पहले शुरू की गई हैं। जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन हो गया। तो हम लोग राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं कि ये है क्या? ठीक है? तो इस मिशन की जो शुरुआत है वो सितंबर 2014 में की गई थी। किसने किया था? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक विभाग है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया, आयुष विभाग। उसी के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया है, इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है, ठीक है? यानी आयुष मंत्रालय के तहत इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है, जिसे हम लोग नेशनल आयुर्वेद मिशन आयुष मिशन NAM से भी हम लोग बोल सकते हैं नाम। तो ये जो मिशन है राष्ट्रीय आयुष मिशन, ये मिशन जो है कैसा है, किस प्रकार का मिशन है? तो ये जो मिशन है ना, ये केंद्र प्रायोजित मिशन है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो केंद्रीय योजनाएँ जो भी आती हैं, उन योजनाओं को 2 भागों में हम लोग बाँट के देखते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग केंद्रीय क्षेत्रक योजना, जिसे हम लोग कहते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है ये, और दूसरा केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजनाएँ आती हैं, उसमें 2 तरीके की योजनाएँ होती हैं। अभी हम लोग इस पे डिटेल्स में जाएँगे। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है, इसे जो है सरकार ने 2026 तक जो है इसे जारी रखने का निर्णय लिया गया है इसके सरकार के द्वारा।
तो एक बार फिर से हम थोड़ा-सा इस पे और एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है, इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा जारी किया गया था। कब? तो 2014 में जारी किया गया था। वर्तमान में इसे आयुष मंत्रालय के तहत कर दिया गया है, ठीक है? सरकार ने क्या किया है इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि केंद्र प्रायोजित योजना क्या है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में ना एक लाइन में सिंपल पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन केंद्र प्रायोजित योजना है या केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो आप वहाँ पे तुरंत कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये इसमें सही क्या होगा, क्योंकि आपको दोनों बातें एक ही जैसी लगेगी। तो हम इनकी बारीकियों को भी समझेंगे कि आखिर केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्या है और केंद्र प्रायोजित योजना क्या है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है। इन दोनों के संदर्भ में हम लोग अभी आगे डिटेल्स में देखेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया ही आपको कि जो केंद्रीय योजनाएं होती हैं, इन योजनाओं को दो भागों में बांट दिया गया है। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना और दूसरा केंद्र प्रायोजित योजना। तो अभी हम लोग यहाँ पे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के बारे में देख लेते हैं। तो जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या ऐसी बातें हैं जिससे हम कहेंगे कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। तो इन योजनाओं का जो 100% वित्त पोषण होता है, उसको केंद्र सरकार करती है, ठीक है? कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। याद रखिएगा इसको, 100% का वित्त पोषण यानी जितना खर्च आएगा उसका पूरा का पूरा पैसा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है? इसका कार्यान्वयन जो है किसी केंद्रीय तंत्र के द्वारा किया जाता है, मतलब सेंटर के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है? कोई बॉडी क्रिएट की जाएगी या कोई नई समिति या कुछ भी बनाया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय तंत्र की ही भूमिका रहेगी, ठीक है? सेंट्रल की ही भूमिका रहेगी। आगे हम लोग देखेंगे इसकी सबसे मुख्य विशेषताओं में ये है कि ये योजनाएं मुख्य रूप से जो है संघ सूची में जो भी विषय उल्लिखित हैं, जो विषय आते हैं, उन्हीं विषयों को उसी उन्हीं विषयों पे ये योजनाएं लागू की जाती हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि हमारे समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। ये 3 सूचियाँ हैं जो अ, 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है संविधान में। एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसे। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हैं, वो संघ सूची के जो है अंतर्गत जितने भी विषय हैं, उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि भारत नेट जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है? नमामि गंगे राष्ट्रीय गंगा योजना, ये भी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे सीधे एक लाइन में कि राष्ट्रीय नमामि गंगे योजना जो है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, या ऐसे कह सकता है कि भारत नेट जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। तो एक समय के लिए लगेगा कि क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना, लेकिन हमें इन बारीकियों को ही ध्यान देना होता है, क्योंकि यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है, पीएससी के जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इन्हीं बारीकियों को ध्यान देके क्वेश्चन बनाया जाता है कि स्टूडेंट कितनी चीज़ों को गहराई से समझ रहा है। अगर वो थोड़ा सा भी एक तरीके से नॉन सीरियस कैंडिडेट है, तो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत सही मार के चला आता है, ठीक है? तो हमें इस बारीकियों को देखना है, इसीलिए मैंने ये सारे टॉपिक्स आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए, अब हम लोग अगला देखेंगे कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं कौन होती हैं, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, जो भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं होंगी, इन योजनाओं में केंद्र और राज्य दोनों की वित्तीय भागीदारी होती है, ठीक है? यानी वित्तीय रूप से दोनों की भागीदारी होगी। हो सकता है कि वो 60-40 का हो, ठीक है? 90-80 का हो या 90-10 का हो। मतलब समझ पा रहे हैं ना? 90% सेंट्रल गवर्नमेंट दे, 10% स्टेट गवर्नमेंट। वो हिस्सा कोई भी हो सकता है, 60-40 का हो सकता है, 50-50 का भी हो सकता है, ठीक है? तो ये वो उस योजना में ही तय किया जाता है कि कितने की हिस्सेदारी राज्य सरकार की रहेगी और कितने की हिस्सेदारी जो है केंद्र सरकार की रहेगी। चलिए, तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, उनको कोर ऑफ कोर स्कीम,
कोर स्कीम और वैकल्पिक स्कीमों में बांट दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से? कोर ऑफ कोर स्कीम, और फिर दूसरा हम कह सकते हैं कोर स्कीम, और वैकल्पिक यानी ऑप्शनल स्कीम में, यानी तीन स्कीम में इनको डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कोर ऑफ कोर स्कीम है, वर्तमान में जो कोर ऑफ कोर स्कीम है वो 6 हैं, और इसके अलावा जो कोर स्कीम है वो 23 है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, इस तरीके की अधिकांश योजनाओं में राज्यों की जो है ना विशिष्ट वित्तीय भागीदारी होती है। ठीक है, यानी मुख्य रूप से राज्य की हिस्सेदारी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मनरेगा है, जिसे हम लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जहाँ तक मैं सही हूँ एक बार चेक कर लीजिएगा, मतलब 2005 ही है। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके मामले में राज्य सरकारों को है 25% का क्या करना पड़ता है, व्यय वहन करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे राज्यों की भूमिका आ रही है, 25% व्यय करना पड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में एक तरफ तो राज्य होता है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार होती है, यानी इन दोनों की मिली जुली ही होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कशन कर लिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि और क्या है इसमें। तो ये जो 6 कोर ऑफ कोर स्कीम की बात की है हमने, कि वर्तमान में जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं उसमें 6 कोर ऑफ कोर स्कीम होती हैं। तो इन 6 कोर ऑफ कोर स्कीम में क्या क्या शामिल है, तो वो जरूर याद रखना चाहिए। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला जो है ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को कोर ऑफ कोर स्कीम के तहत जगह दी गई है। दूसरे नंबर पे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम लोग मनरेगा बोलते हैं। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जाति के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम, और अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी ये एससी के लिए हो गया, और ये एसटी के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम, और अन्य संवेदनशील, जिसे हम पीवीटीजी बोल सकते हैं। ठीक है, के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कितने सारे टॉपिक डिस्कशन कर लिए हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप कोई भी योजना पढ़ लो, उन योजनाओं में इन्हीं सारे कीवर्डों को ही यूज किया जाता है। ठीक है, कि वो केंद्र प्रायोजित हैं कि केंद्र क्षेत्रक हैं, इन बारीकियों को मैंने आपके सामने अच्छे से किया, डिस्कशन रखा। तो एक बार मैं देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या किए हैं अभी। तो ये आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, ये किसने शुरू किया है, तो ये आयुष मंत्रालय के तहत दो संस्थान है, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, इन दोनों लोगों ने मिलकर स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे मोटापा है, मधुमेह मिलेट्स है, ऑस्टियो आर्थराइट्स है, आयरन की कमी वाले एनीमिया है जो महिलाओं में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, सोरायसिस है, सामान्यकृत चिंता कवर है, और गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग है। इसके सहित अनुसंधान क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान तरीकों की पहचान किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा और इसका प्रचार किया जाएगा। इसका पूर्ण रूप हमने बताया कि स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स है। ठीक है, अगला हम लोग ने देखा कि जो आयुष है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। तो आयुष क्या करता है, तो ये स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो प्रणालियां हैं, जिनमें आयुर्वेद शामिल है, योगा शामिल है, प्राकृतिक चिकित्सा है, यूनानी है, सिद्ध है, गोवारिक्पा है, होम्योपैथी है, ये सब सारी चीजें इसमें शामिल है। तो हम लोगों ने जैसा देखा कि आम लोगों को ताकि इससे कम लागत हो, उनकी आर्थिक मूल्य के कारण उनके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनने की काफी संभावना इसमें आयुष में दिखती है, मतलब योगा में, आयुर्वेद में और यूनानी, इन सारी पद्धतियों में। ठीक है, आयुर्वेद के विकास के लिए सरकारी पहल कौन कौन सी शुरू की गई है, तो राष्ट्रीय आयुष मिशन। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आज मैंने राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में बताया, आगे आने वाली वीडियो में थोड़ा बहुत इनके बारे में हम आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे आहार क्रांति मिशन हो गया, आयुष क्षेत्र पर नया पोर्टल बनाया गया है, ACCR पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप हो गया। ठीक है, चलिए
हम लोग आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है इसे 2014 में शुरू किया गया था। शुरुआत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा जारी किया गया था। बाद में आयुष मंत्रालय में इसे शामिल कर दिया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे 2026 तक जारी किया जाएगा। ठीक है। इनको केंद्रीय योजनाएं जो है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम और केंद्र प्रायोजित योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में हम लोग विभाजित कर देते हैं। ठीक है। बाकी हम लोगों ने इनकी विशेषताओं के बारे में देख ही लिया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूपीपीसीएस, जैसा कि आपको पता है कि कैलेंडर जारी हो गया है, और इसके अलावा यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जाएँ, एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।